लेकिन वो रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में वापस आ जाए। समझ रहे हो? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या हो सकता है कि मान लेते हैं ऐसा हो सकता है ना कि ये वाटर है और ये एयर है। कंडीशन यही है कि लाइट को ट्रैवल करना होगा फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ये कंडीशन है। सो एक कंडीशन ये हो सकता है कि मान लो ये सोर्स है, यहाँ से लाइट निकली बाहर ऐसे बैंड होकर चली जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये आर है और ये आई है, फर्स्ट केस। सेकंड केस में कुछ इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंट सेट हो रहा है कि वो इस सरफेस के पैरेलल चली जा रही है, इस सरफेस के पैरेलल चली जा रही है। ये जो एंगल आया है जिसमें सरफेस के पैरेलल चली गई है, इसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। अगर आपका सेकंड केस हो गया। थर्ड केस, अगर आपका जो इंसिडेंट रे है, आओ जी सर, क्या हाल है? बढ़िया। अरे बस बस। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो क्रिटिकल एंगल से भी क्या हो जाए, कम हो जाए, उस केस में क्या होगा, लाइट जो है ये आपकी आई लेस देन आई सी, आई लेस देन आई सी, क्रिटिकल एंगल। उस केस में क्या होगी, लाइट जो है वापस अपने मीडियम में वापस आ जाएगी, है ना, वापस अपने मीडियम में वापस आ जाएगी। और ये कंडीशन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन है। सैटरडे को तुम्हारे कितने बजे फ्री होते हो फिर जी से? सर सैटरडे को तो मैं ऑनलाइन ही करता हूँ फिर जी। अच्छा, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का। ठीक है फिर, तब ठीक है। वही सर, मैं सर पूछ रहे थे, मैं कहा पूछ लूँगा मैं। ठीक है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? ये क्रिटिकल एंगल है ना। अब क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, यानी साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहीं से चाहो तो ऐसे लिखो तो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, ये हो जाएगा क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट। तो क्रिटिकल एंगल क्या है? वो मिनिमम एंगल जिस पे रिफ्रैक्टेड रे वापस अपने मीडियम में आ जाए, है ना। कंडीशन ये है कि लाइट को कहाँ से जाना चाहिए? डेंसर से रेयर मीडियम पे जाना चाहिए, ये कंडीशन है। ऐसे वैल्यू याद नहीं करनी है, लेकिन वाटर के क्रिटिकल एंगल जो है, वाटर के क्रिटिकल एंगल इसमें दिया है बुक में, आपको दिया भी जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो, 48.75 डिग्री होती है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, क्राउन ग्लास की है 41.14, ये सब याद नहीं रखना है, ठीक है, किसी भी हाल में। अभी तुम कहाँ रह रहे हो? शिफ्ट हुए हो ना? सर शिफ्ट हुए तो बहुत साल हो गए। अच्छा, नहीं 10th में हुए थे ना, 10th के बाद हो गए थे ना? नहीं सर 7th में हुआ। अच्छा, अभी कहाँ से आ रहे हो फिर? यही से डीडी के मैं। अच्छा अच्छा प्रशांत। अच्छा अच्छा, ये है ना, ठीक है, ठीक ठीक। नहीं मेरे को लगा नए फिर शिफ्ट हो गए सब। वो सीवेन कह रहा था कि शिफ्ट हो गए थे लोग, पहले मैं खेलता था साथ में, अब शिफ्ट हो गए हैं लोग, तो मैंने कहा अच्छा नई जगह चले गए। देखना सर, जैसे क्वेश्चन है छोटा सा, अ ग्लास स्लैब इज इमर्ज्ड इन अ वाटर, फाइंड द क्रिटिकल एंगल एट ग्लास वाटर सरफेस। ग्लास वाटर सरफेस, ये ग्लास है, ये वाटर है, ग्लास वाटर सरफेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ए जी 1.5 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ए डब्ल्यू 1.33, मतलब एयर टू ग्लास का 1.5 दिया है और एयर टू वाटर का दिया है 1.33। इसको फ्रैक्शन में भी दिया हुआ है, ये 3/2 है और ये है आपका 4/3 है। आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है। अच्छा, क्रिटिकल एंगल निकालना तो एक काम करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं वाटर से ग्लास में, ठीक है, वाटर से ग्लास में। तो साइन आई अपॉन साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
ग्लास। ये लग सकता है। अच्छा जी, अगर क्रिटिकल एंगल है तो जो एंगल ऑफ, मतलब यही केस है ना कि 90 डिग्री बना लिया नॉर्मल से, देखो ना नॉर्मल से क्या बना लिया 90 डिग्री, तो एंगल आर यहाँ पर इस केस में ये रे टू के केस में एंगल आर क्या है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री, और एंगल आई क्या है क्रिटिकल एंगल, यानी कि यहाँ पर आर पे रखना पड़ेगा साइन 90, तो ये हो जाएगा साइन आई सी अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू 1.33 1.55। अब इसको जब सॉल्व किया गया तो ये आया आपका साइन आई सी इज इक्वल टू 0.8867। अगर आपको उसकी वैल्यू पता है तो ठीक है, तो साइन इन आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.88, यहाँ तक छोड़ देंगे, ठीक है। अब एक बहुत फ्लेक्सिबल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 34, और एग्जाम्पल नंबर 34 जो है वो आपको बोर्ड में भी आ चुका है और इसमें भी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, बताता हूँ कौन सा है ये। तो एग्जाम्पल नंबर 34 एक बार ऐसा से ओपन करो, एग्जाम्पल नंबर 34 है, ये कहाँ गया, ये एनसीईआरटी की में भी है और पेपर में भी पूछा गया है 2013 में, थोड़ा सा लैंग्वेज बस चेंज किया गया है, इसको देखना। एग्जाम्पल नंबर 34, इसमें आईआईटी लिखा है, मतलब बहुत पुराना क्वेश्चन होगा ये, इसको हम देखते हैं। फिर इसी कॉन्सेप्ट पे दो क्वेश्चन इन टेक्स्ट में है। एग्जाम्पल नंबर 34 जैसा ही आपका 35 है एग्जाम्पल, और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है इन टेक्स्ट का। तो तीन क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं। मैं पढ़ता हूँ क्या है। 34 लिखा है पीस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट एस, मिला, अ पीस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट एस इज प्लेस्ड एज द बॉटम ऑफ वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3, है ना। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5, लिक्विड जो है इसके अंदर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5/3। अ पर्सन इज वीविंग द सोर्स फ्रॉम द अबव सरफेस, देयर इज अ ओपेक डिस्क ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। ऐसा कुछ दिख रहा है कि सरफेस के ऊपर एक ऐसे डिस्क बना हुआ है जिसकी रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर है, ऐसा तैरता हुआ दिख रहा है। द सेंटर ओ ऑफ डिस्क लाई वर्टिकली अबव द सरफेस एस, यहां से एक सरफेस है एस, इसके जस्ट वर्टिकली अबव है। द लिक्विड फ्रॉम द वेसल इज ग्रेजुअली ड्रेन आउट थ्रू द टैप, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ लिक्विड फ्रॉम विच द सोर्स कैन नॉट बी सीन एट ऑल। तो आपको ना दिखे, पानी धीरे धीरे निकाला गया। देखो एक केस हो सकता है कैसे, लाइट जाकर जब आपको दिख रही होगी तो लाइट यहां से ऐसे क्या होगी, बैंड होके आपकी आंखों में गई होगी, है ना, तभी तो दिख रही है। अगर किसी को दिख रही है तो इसका मतलब है कि लाइट जो है बैंड होकर इसकी आंखों में गई है। आप चाहते हो कि पानी कम करते जा रहे हैं, यानी कितनी हाइट हो, ये एच निकालना है कि आपको ये जो सोर्स है वो दिखना बंद हो जाए। इसका मतलब है जो लाइट यहाँ से निकले सर, ये जो लाइट निकले जो अभी तक आपकी आंखों में जा रही थी ऐसे, वो आंखों में ना जाकर क्या हो जाए, सरफेस के पैरेलल हो जाए, मतलब क्रिटिकल एंगल बन जाए। अगर वापस उसी सरफेस में आ जाएगी तब तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगी, सिंपल सी बात है। तो हमें क्रिटिकल एंगल निकालना तो सरफेस के पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें साइन आर जो है वो 90 लगा देते हैं। तो यानी ये वाला केस है कि सरफेस से पैरेलल चली गई, सिमिलरली ऐसे चली गई, ठीक है। कुछ ऐसा बना डायग्राम, है ना, कुछ ऐसा बना डायग्राम, ये नॉर्मल बना देते हैं। ये 90 डिग्री हो गया और ये हो गया IC, ये 90 डिग्री हो गया, ये हो गया IC क्रिटिकल एंगल। वर्टिकली अरे पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी क्या हो जाएगा IC, और ये भी क्या हो जाएगा IC, और ये हो गया H, और R रेडियस का आपको पहले डिस्क दिख रहा था। अब
आपको h निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट h। तो देख लो कुछ खास तो है नहीं वैसे। साइन IC निकालने के लिए, फिर साइन के लिए आपको वही पंडित बद्री प्रसाद वाला जो है वो लगा के आप ट्राइंगल कौन सा चुनो, ये इसका नाम देता हूं मैं ए, OSA बोला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल चुनो, OSA। तो ये हाइट है और ये R रेडियस है, ये 90 डिग्री है और ये एंगल है, ठीक है IC। तो अगर ये एंगल है तो ये क्या बनेगा, बेस। ये क्या बनेगा, बेस। ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा हाइपोटेनस। तो पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, तो साइन होता है आपका, साइन IC होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका कौन सा है, R, और हाइपोटेनस हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो अंडर रूट में होगा R² एंड H², ठीक। ये हो गया। दूसरा साइन IC जो है वो होगा आपका 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, R रेडियस दिया हुआ है ना, 1 सेंटीमीटर का है, क्या है, 1 सेंटीमीटर का है। तो अब देखना सर, 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू R रूट में R² प्लस H²। म्यू भी दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 5/3। तो म्यू की वैल्यू है 5/3। तो आपके पास म्यू भी है, आपके पास R भी है, केवल H निकालना है, हो जाएगा। आसान है, ठीक है। तो इसको सब चलो फटाफट सॉल्व करो, कलम चलाओ। कलम चलाने के बाद एग्जाम्पल नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 7 करना है आपको। दो 2013 में CBSE में क्वेश्चन आया था इसी कॉन्सेप्ट पे। A small bulb is placed at the bottom of tank containing water of depth 18 सेंटीमीटर। What is the area of surface? एरिया पूछा था, नहीं R निकालना पड़ेगा, हाइट दिया हुआ था। कर लो, बताते हैं। NCERT का ही क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट का। तो ऐसा है ना, TTS तो तुम्हारा फिजिक्स हो जाएगा, ठीक है, और विकास सर MWF में तुम्हें मैथ पढ़ा देंगे और भी वो टाइम तुमसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। जब मेरा टॉपिक आएगा तो मेरा TTS में मैथ भी होगा, तो वो आपस में कोऑर्डिनेट करके हम करेंगे। बाकी जब छुट्टियाँ होंगी तो उसमें पहले बुला लेंगे, जो स्कूल के दशहरे वैसे छुट्टी है ना, उसमें सिलेबस, हाँ कल से सबके शुरू हुआ है, तो सिलेबस हम लोग कल से खींचना शुरू कर देंगे। 5 दिन की जो भी छुट्टियाँ हैं कल बुलाऊँगा मैं अपना शेड्यूल चेक करता हूँ पहले, तो मुझे अपना भी देखना होगा क्योंकि इस बार ज़्यादा बैच है मेरे पास। 5 5 2 7 7 2 9 9 9, हाँ 9 तो बैच है मेरे पास इस बार टोटल। बाकी होम 6 होम ट्यूशन है 15। अगर मैं सबको रोज़ पढ़ाऊँ तो 15 घंटे रोज़ पढ़ाना पड़ेगा। समझ आया सर, ठीक है ना। H निकालना था। अब इसी जैसा एक एग्जांपल है, आगे देखो, आओ जी। 35 बैठो, 35 सेम है ना, ये भी 35 भी करके देखो। 35 जब कर लेना तो तुम्हारे बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो सेम कॉन्सेप्ट पे, वो मेरे वाले बुक में है 6 करो तुम, है ना। इन टेक्स्ट में 6 क्वेश्चन है, हाँ 6 कर दो इसको, नई वाली एडिशन में 6 है। पेज नंबर बेटा 29। अभी मैथ पढ़ के जाना, ठीक है, हाँ पढ़ के जाना। विकास सर ने बोला कि तुमको लगभग 4:30 पे छोड़ दूंगा मैं, तो मैथ्स पढ़ के जाना तुम और जी की सब। क्रिटिकल एंगल, हाँ ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे पहले, तो फिर से कर रहे हैं। इसको करना है, फिर ये 6th वाला करना है। अभी तुम ये वाला भी देख लो एक बार, 34 भी है, ये 34 ही डिस्कस हुआ है। ये
मानसरोवर वाले बच्चों और रमेश नगर वाले बच्चों, रिकॉर्डिंग जब भी देखोगे इसको तमीज़ से नोट्स बना लेना, जिनका चैप्टर छूटा था ऑप्टिक्स रिवीजन कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं सारा टॉपिक कवर कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ। लाइव नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर इशू। वीसा मार्क्स आए तुम्हारे? प्रैक्टिकल चल रहा तुम्हारा? अब दशहरा के बाद ही देंगे 15 तारीख को, कल से तो छुट्टियाँ हो जाएंगी शुरू, है ना? अच्छा, तुम्हारा दशहरा नहीं मनाते क्या? क्रिश्चियन स्कूल है ना तुम्हारा? तुम्हारा होगा जीसस क्राइस्ट के दिन छुट्टी है? कहाँ जा रही हो इतने दिन? ये भगवान, चाहती क्या हो तुम? 319 13 दिन का ट्रिप? अच्छा, फेब्रुआरी 3 तो 3 तारीख तो निकल गए 15 से, ठीक है, 4 दिन का ट्रिप। तो क्यों जा रही हो ट्रिप? तुम्हें क्या जरूरत ट्रिप की? पढ़ लो, 4 दिन बैठ के पढ़ लो, चलो ट्रिप चली जाओ। अरे यार, कलम चला बेटा, पढ़ लिया? अच्छा है। 4:30 छोड़ दूंगा इसको। इसकी तो 6 बजे होती है, 1 घंटा पढ़ लेंगे।
केविन नहीं आया, हरनेक हरनेक नहीं आया। आज रिश्वत लाएगा। ठीक है, बना। तब जिज्ञासा 12 खत्म होने में 4 महीने हैं, कैसा लग रहा है? आर्या का तो फिक्स है, खत्म होगा उसके बाद लड़का तैयारी करेगा, हैं? सही है ना? गुड। जिज्ञासा नीट का उसका पेपर देगी, एनडीए का अभी आएगा ना शायद, अब जनवरी में अटैम्प्ट आता है एक, भर देना आप तैयारी। अरे पेपर देके आप आइडिया लगेगा कि पैटर्न क्या है, कौन सा तुम्हारा वो काउंट हो जाएगा अटैम्प्ट, अनलिमिटेड अटैम्प्ट होता है शायद, तो उसको भर देना। ऐसे ही कुछ होता है। एज साल में 2 होते हैं, कई बार दे सकते हो, 5-6 बार शायद है ऐसा, मेरे को देखना, लेकिन कोई एज नहीं है, वो नंबर ऑफ अटैम्प्ट नहीं है उसमें, एज लिमिट है बस। तो तुम अभी से 3 साल, हाँ तो अब से तुम 3 साल और लगातार बैक टू बैक दे सकते हो, 6 बार दे सकते हो, 21 साल तक दे सकते हो। पराठे ध्रुव को अवार्ड मिला था ना, ध्रुव को अवार्ड मिला है ना, पता नहीं किस। सुनो सर देखो यहाँ देखो, ये 3 टॉपिक अभी सुनो, ये 3 टॉपिक यानी 3 डेरिवेशन करना है हमें, ठीक है? ये 3 डेरिवेशन अभी हमें करना है। लेंस पे प्लस आता है ना कि माइनस आता है? माइनस आता है। तो ये 3 डेरिवेशन करना है, तो ये ठीक है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, तो कॉन्वेक्स सरफेस और कॉनकेव सरफेस। तो सबसे पहले समझते हैं इसमें स्फेरिकल सरफेस में 2 तरह के होते हैं। तो सुनो सर, कॉन्वेक्स सरफेस होते हैं। अब कॉन्वेक्स सरफेस में अगर आप देखोगे तो इसके भी 3 होते हैं। जो हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग बाई कॉनकेव बोलते हैं, ठीक है? जैसे 2 स्फेरिकल सरफेस से कट करके निकाला हमने, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये आपका फोकस बनता है, ठीक है? इसको मान लीजिए F1 और इसको F2, और यहाँ पे जो पॉइंट बनता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये आपका बनता है 2F2, और यहाँ 1, और ये बनता है आपका 2F2। ये इसका नामांकन हो गया, ठीक है? कॉन्वेक्स में 3 तरह का बनेगा, इसको जो हम लोग पढ़ते हैं वो बाई कॉनकेव होता है। एक होता है प्लेनो कॉनकेव, मतलब एक सरफेस स्ट्रेट लाइन होती है और इस तरह से, इसको बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव। एक में कर्व्ड होगा और इसमें एक और कर्व्ड होगा, इसको चांद जैसा, इसको बोलते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स, ठीक है? इसका नाम है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसका प्लेनो कॉनकेव कॉन्वेक्स और इसका बाई कॉन्वेक्स। सिमिलरली कॉनकेव लेंस में भी 3 तरह के होते हैं। एक जो नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, बाई कॉनकेव, एक स्ट्रेट लाइन और फिर इस तरह से कर्व्ड हमने इसमें अटैच कर दिया, इसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव, और कर्व्ड सरफेस, और इसके अंदर हमने एक ऐसे सी शेप का बना दिया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव। कॉन्वेक्स कॉनकेव ऐसे ही बस पता होना चाहिए, कभी नहीं आएगा, ठीक है? उसके बाद क्या क्या बातें और पता होना चाहिए? ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, बेसिक बातें। और क्या पता होना चाहिए? ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर। इंसिडेंट रे अगर पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से कटेगी? फोकस से, इसलिए कन्वर्जिंग बोलते हैं। अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो सीधे चली जाएगी, नो बेंडिंग टेक प्लेस। कुछ एजम्पशंस है इसको सॉल्व करते समय, मतलब इन सवाल को, कि हम अपर्चर छोटा लेंगे, ठीक है? अपर्चर क्या लेंगे? छोटा लेंगे, सच दैट अभी एंगल देखेंगे tan थीटा sin थीटा इज इक्वल टू थीटा बनाएंगे। तो अपर्चर वेरी स्मॉल, तो थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, अभी प्रूफ में यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू sin थीटा। अभी डेरिवेशन में यूज़ करेंगे इस चीज़ को। अपर्चर काफ़ी छोटा लेंगे, जैसे एंगल्स जो हैं sin i और sin i जो भी बन रहा है, कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है, वो छोटा एंगल बनेगा, ठीक है? और क्या क्या होता है सर? एक और है कि पैरेलल पैरेक्सियल रे बोलते हैं। अगर कोई लाइन जो एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के चिपक के चल रही है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से एकदम लगभग समझ लो उसी के ऊपर ही चल रही है, तो सीधे ऐसे निकल जाती है, ठीक है? सीधे ऐसे निकल गई, इसको बोलते हैं पैरेलल पैरेक्सियल रे। नॉर्मली हम सभी रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही रखते हैं, कम बहुत ही पास रखते हैं। और क्या क्या बताना होना चाहिए?
बाकी साइन कन्वेंशन बाद में बताऊंगा। तो एजम्पशंस देखो इसमें लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट टेकन इज अ पॉइंट साइज, अपर्चर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस शुड बी स्मॉल, ठीक है, एंड द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड में स्मॉल एंगल with the principal axis so that sin I and tangent of this angle may be taken equal to angle themselves। assumptions दिखा, 3 पॉइंट है ना assumptions का, जहाँ पे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लिखा है टॉपिक नंबर 9.21, इसी में ये assumptions है ना, ये है और ये रहा कुछ assumptions होंगे, ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो सर अब आते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पे आते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, डेरिवेशन। अच्छा इसमें 4 डेरिवेशन है, कोई एक आपको पता होना चाहिए, तो जो सबसे आसान लगे वो सीख लेना, जो मेरे को सबसे आसान लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग पहले कॉन्वेक्स सरफेस ले रहे हैं, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो कंडीशन ऐसा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस है रेयर मीडियम में और इमेज बन रही है डेंसर मीडियम में, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में है, रेयर मीडियम, एंड इमेज इज फॉर्म इन डेंसर मीडियम। और भी इसके 2-3 केस और बन रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट भी रेयर मीडियम में है, इमेज भी रेयर मीडियम बन रही है, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, इमेज रेयर मीडियम में बन रही है, ऑब्जेक्ट भी डेंसर में है और इमेज भी डेंसर में बन रही है। 4 केस होते हैं, बट आपको कोई एक केस रखना है, कभी भी ये लिख के नहीं आएगा कि कौन सा केस यूज़ करना है, ठीक है। फॉर्म अच्छा सभी डेरिवेशन में रिजल्ट सेम आएगा, सभी डेरिवेशन में रिजल्ट सेम आएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आना। तो अब सबसे पहले यही वाला करते हैं जो आसान वाला है। तो कुछ ऐसे बनेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये डेंसर मीडियम ग्लास है ये, ठीक है, ये ग्लास है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये रेयर मीडियम, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। अब कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट साइज, तो उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। ऑब्जेक्ट को हम लेंगे पॉइंट साइज, तो एक रे मान लो यहाँ से निकल रही, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसके पैरेक्सियल चली गई सीधे, ठीक है, थोड़ा सा ये बैंड हो रहा है, सीधे चली गई, ये थोड़ा बैंड हो गया, ये वाला डॉटेड वाला छोड़ दो, उसको दिक्कत, सीधे लाइन चली गई, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट रे है। इमेज बनने के लिए कम से कम 2 लाइन का आपस में इंटरसेक्ट होना कंपलसरी है। तो एक हम लेते हैं यहाँ से, सरफेस पे गई, ठीक है, नॉर्मल बना रहे हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ये नॉर्मल है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। अब यहाँ से जब निकलेगी तो भाई बैंडिंग होगा, इट विल बैंड, है ना, और बैंड होके आपकी मीट कर रही है, जहाँ पे भी मीट कर रही है, मान लो यहाँ मीट कर रही है, तो ये आपकी बन गई इमेज। क्या बनी? इमेज। ये थोड़ी टिल्टेड वाली ना, ये डॉटेड वाली ऊपर चली गई, इसके साथ है, सब ब्लू लाइन पे ही है, ठीक है, गलत बन गया है वो, मिटेगा भी नहीं है, ठीक है। तो देखना कुछ लेबलिंग, कुछ बातें समझना। ये नॉर्मल है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, तो ये वाली एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एम एन एम। अच्छा एक बात ये है, चूंकि अपर्चर इसका कम है, तो जो एम पी है, जो एम पॉइंट है, ये लिखेंगे इस बात को कि वो ओवरलैप कर रहे किस पे, पी पे, यानी जो ये एन है, एन पी इज सिमिलर टू एन एम, क्योंकि अपर्चर कम है, वो देखने में लग रहा है दूर दूर, ठीक है, क्योंकि जब यू और वी लिखेंगे ना तो हम सब कुछ पोल से मेजर करेंगे, सब कुछ पोल से मेजर करेंगे। तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, पोल से इमेज बन रही है तो आपकी वी हुई। अब साइन कन्वेंशन में इधर की सारी चीज़ें पॉजिटिव, इधर की सारी चीज़ें नेगेटिव। ये आपकी ऑब्जेक्ट, इसमें टॉपिक, इसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सिमिलर ट्राइंगल की और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और स्नेल्स लॉ, इन 3 चीज से हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कहाँ क्या क्या लगेगा। ये आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, जो कि निगेटिव होगी, जो कि निगेटिव होगी, याद रखना है आपको। OP आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो कि निगेटिव होगा। PC आपका
आर होगा जो कि पॉजिटिव होगा, पी आई आपका इमेज डिस्टेंस होगा जो कि पॉजिटिव होगा। अब एंगल की बात करते हैं, ये अल्फा एंगल, ये 90 डिग्री, ये गामा एंगल और ये बीटा डिग्री। अब आपने करना क्या है, आई और आर का रिलेशन बनाना है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाकर। तो अब ये देखो ध्यान से थोड़ा सा कि एंगल आई जो है, एंगल आई जो है ट्राइंगल ओ एन सी में एक्सटीरियर एंगल है। इन ट्राइंगल ओ एन सी एंगल आई इज एक्सटीरियर एंगल जो कि सम होगा किसका, अल्फा प्लस गामा का, अल्फा प्लस गामा का। अब ट्राइंगल एन सी आई देखो, इन ट्राइंगल एन सी आई उसमें अल्फा अरे गामा एक्सटीरियर एंगल होगा और वो गामा जो होगा वो होगा आर प्लस बीटा के। यहां से पहले आई तो चलो ठीक है, यहां से आर बना लो, आर क्या बनेगा, ये बीटा इधर आ जाएगा, ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, जरूरत पड़ेगी हमें इसी की। तो यहाँ से जो आर बनेगा ये बनेगा गामा माइनस बीटा। ऐसा क्यों बनाया, अभी हम साइन आई अपॉन साइन आर करेंगे और अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू ट्राइंगल से निकालेंगे, ट्राइंगल से निकालेंगे। तो देखो सर क्या क्या करने वाले हैं, अब देखना, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करा जाए। हाँ हाँ, इधर रिवीजन चल रहा है ना, सारा टॉपिक तो पूरा करा रखा है, ये मैंने करा रखा है, मुझे पता है। कुछ नए बच्चे यहाँ भी जुड़े हैं, कुछ वहाँ भी जुड़े हैं, तो इस वजह से मुझे फिर से इसको रिवीजन में कराना ही है, क्योंकि 9 नंबर का चैप्टर है ना। अब समझो, अब बनाते हैं अल्फा बीटा के लिए, अल्फा के लिए बनाते हैं, बीटा के लिए बनाते हो, गामा के लिए बनाते हैं। तो अल्फा आपका बनेगा सिमिलरली 10 अल्फा, इसके लिए बनाएंगे 10 बीटा और इसके लिए बनाएंगे 10 गामा, है ना। अब ट्राइंगल को देखो ध्यान से, हेलो बैठो बैठो बैठो, हाँ वहीं बैठ जाओ, पेपर भेज रहा हूँ, पेपर विकास सर को ले, उनके फ़ोन में होगा, एक बार बोल देना। वही है विकास सर से पूछो। 10 अल्फा जब हम बात करेंगे तो ये होगा आपका एन एम अपॉन ओ एम, एन एम अपॉन ओ एम। अब सर मेरी बात समझना, एन एम अपॉन ओ एम, मैंने ऊपर एक चीज़ लिखी थी, जो एन एम है वो एन पी है, तो इस बात को यही लिख लेते हैं थोड़ा सा, एन एम अपॉन ओ एम, अभी रुक जाओ, इज सिमिलर एज एन एम, एन एम को वैसे रहता है, अभी कुछ भी डिवाइड होगा। ये जो ओ एम लिखा है मैंने, ओ से लेके एम तक, उसको शिफ्ट करके पी पे लिख दूं ताकि मैं यू लिख पाऊंगा आसानी से, क्योंकि यहाँ तक कोई डिस्टेंस, ओ एम कोई डिस्टेंस नहीं है, वो भी हम देखते हैं, इसको भी चेंज कर लेंगे। तो हमने लिख दिया ओ पी, क्योंकि ओ पी क्या है, यू है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली या इधर कर देता हूँ मैं, बीटा इज इक्वल टू 10 बीटा, और 10 बीटा को लिख सकते हैं, अब ट्राइंगल पकड़ो, कौन सा बीटा वाला ट्राइंगल है, ये वाला एन एम आई वाला ट्राइंगल। तो इसमें भी हो जाएगा आपका एन एम अपॉन एम आई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन इस चेंज कर दूं, क्योंकि मेरा डिस्टेंस तो पी से होगा, तो मैं इसको एन एम अपॉन एम आई की जगह पर पी आई लिख दूं मैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं। एम आई इज सेम एज पी आई, एम और पी जो है वो ओवरलैपिंग पॉइंट है, क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा है, ये बातें हम समझाएंगे। सिमिलरली जब गामा की बात करेंगे, 10 गामा, ये होगा आपका एन एम, गामा देख लो ये वाला ट्राइंगल है, एन एम सी, एन एम अपॉन एम सी। अब यहाँ पर भी हम पी सी कर सकते हैं, तो एन एम अपॉन पी सी। अब ये 3 बातें देखो बड़ी काम आने वाली, कौन कौन सी, एक तो ये, एक बीटा वाली और एक गामा वाली, ठीक है। यहां तक कोई समस्या बताना। अब यूज करने जा रहे हैं स्नेल्स लॉ, अब हम यूज करने जा रहे हैं स्नेल्स लॉ, देखना। नाउ स्नेल्स लॉ से हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, आई है आपका पहले वाले मीडियम में और आर है आपके दूसरे वाले मीडियम में। दिस इंप्लाइज दैट, इसको हम लिख सकते हैं म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। चूंकि एंगल बहुत छोटा है तो साइन आई जो है वो इक्वल टू आई है, साइन आर जो है वो इक्वल टू
आर, क्योंकि बहुत एंगल छोटा है, एजम्पशन से ये बातें लिखी हुई हैं, तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं μ1 I μ2 R। और I क्या था? अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा। R क्या था? गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। अब ये जितनी भी वैल्यू बनाई है हमने अल्फा की, बीटा की और गामा की, ला के रख दो वहाँ पे। नाउ μ1 अल्फा की वैल्यू क्या बनाई हमने? nm, अब देखना nm कट जाएगा सब पे, अपॉन OP, प्लस गामा की वैल्यू बनाई है nm अपॉन PC, इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि यह कट जाएगा। μ2 गामा की वैल्यू है nm अपॉन PC माइनस बीटा की वैल्यू है nm अपॉन PI। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो nm कॉमन लेके काट सकता हूं मैं हर जगह, पूरा nm कट जाएगा, तो बचेगा क्या? μ1 अपॉन OP प्लस 1 अपॉन PC μ2 अपॉन PC माइनस μ2 अपॉन PI। यहाँ पर μ1 दे देता हूँ, μ1 ये हट जाएगा ताकि हमारा काम आसान हो जाएगा। अब सारी बातें हमने वहाँ पे स्टार्टिंग में मानी थी कि OP क्या था, PC क्या था। तो OP था आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस U, तो μ1 अपॉन, अच्छा एक काम और देख सकते हैं, इस PC को एक तरफ ले चलते हैं पहले, उसके बाद रखते हैं वैल्यू, है ना। इस PC को एक तरफ ले चलते हैं, तो देखिएगा μ1 अपॉन OP प्लस μ2 अपॉन PI इज इक्वल टू μ2 अपॉन PC। अब देखो उधर आएगा माइनस आएगा, बट LCM तो सेम हो जाएगा, तो एक स्टेप गायब करके हम यहाँ पर माइनस μ1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है? अब OP जो है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, OP या यही लिख देते हैं, चलो OP जो है आपका है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, OP है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो माइनस U, ठीक है। PI है इमेज डिस्टेंस, PI क्या है? इमेज डिस्टेंस, तो प्लस V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन PC है आपका R, सेंटर ऑफ कर्वेचर से है, तो थोड़ा सा और अरेंज करेंगे, माइनस साइन ऊपर लेंगे, तो हमारा फाइनल रिजल्ट बनने वाला है μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। कुछ बातें क्या क्या समझनी है, देखो μ2 क्या था? डेंसर मीडियम, इमेज कहाँ बनी थी? डेंसर मीडियम। μ1 क्या है? उसके नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि अभी जब सेकंड केस करेंगे तो ये पूरा, ये नीचे वाला वैसे ही रहेगा, U1 इधर आएगा, μ2 इधर चला जाएगा, μ1 इधर आएगा, μ2 सेकंड वाले केस में, कॉनकेव वाले केस में। दूसरी बात, अगर μ1 की वैल्यू 1 है और μ2 की वैल्यू μ है, कोई एनी मीडियम इन जनरल, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा μ अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू μ1 माइनस 1 अपॉन R। 99% आपको यही याद रखना है, ठीक है, इसी से क्वेश्चन बनेंगे। ये कुछ डेरिवेशन है, इसको छापो और याद कर लो। भाई हैंग क्यों कर रहे हो तुम? ये पूरा कहानी है, इस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे।
ओके, इमेज जो बन रही है इस वाले केस में वो भी रेयर मीडियम में ही बन रही है। अब समझना एक बात, यहाँ पर एक नॉर्मल बनेगा, ये एक नॉर्मल बनेगा जहाँ से ये लाइट बैंड करेगी। ये एक नॉर्मल बनेगा जो कि आगे जो है आगे जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से कट कर रही है। ये नॉर्मल है, ग्रीन वाली लाइन क्या है? नॉर्मल। अब ये लाइट जो है रेयर से डेंसर में गई है, तो बैंड कैसे करेगी? टुवर्ड नॉर्मल, टुवर्ड नॉर्मल। तो कुछ ऐसे बनाया गया है, ये थोड़ा यहाँ पे पॉइंट बना देना, जॉइंट नहीं हो रहा है। टुवर्ड द नॉर्मल, ये एंगल आर है, ये वाला एंगल क्या है? आर, एंगल आर, ये आपका नॉर्मल है। ये ब्लू वाला इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है ग्रीन वाला, तो टुवर्ड द नॉर्मल जाएगी, टुवर्ड द नॉर्मल जाएगी क्योंकि जा रही है रेयर से डेंसर में, रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर टू डेंसर। अच्छा, बैंड होने के बाद जब हम इसको बैक साइड एक्सटेंड करेंगे, आफ्टर बैंडिंग, यहां से बैंड हुई ना इस पॉइंट पे, इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो जहां ये मीट करेगी ये आपको मिलेगा इमेज। क्या मिलेगा? इमेज। तो ये मिला आपको आई, ये आई, ये ओ, अल्फा एंगल, बीटा एंगल, लॉजिक सबको सेम, गामा एंगल, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एम, ये पी, सी से पी की दूरी को बोलते हैं आर, आई से पी की दूरी को बोलते हैं वी, और ओ से पी की दूरी को बोलते हैं यू। सब नेगेटिव, सब नेगेटिव, माइनस माइनस माइनस। अब एक चीज और समझना थोड़ा ध्यान से, ये जो एंगल आर बना है बहुत छोटा सा है, वो थोड़ा जूम करके देखना चाहो इसको, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा ये वाला, वर्टिकली, ये इस एंगल का वर्टिकली बनेगा आर, ये ठीक है। और नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा इंसिडेंट, ये पूरा ग्रीन और ब्लू के बीच में, ये पूरा बनेगा एंगल आई। इंसिडेंट किसके बीच में बनता है? नॉर्मल और आई, इंसिडेंट रे के बीच में बनता है। आर ये है जिसका वर्टिकली अपोजिट बनेगा ये छोटा सा डॉटेड वाले इमेज लाइन और ग्रीन लाइन के बीच में, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देना इसको बनाते समय, जब कंस्ट्रक्शन करो ये बात हाईलाइट, क्योंकि बच्चे इसको हाईलाइट नहीं करते, इसको ऐसे नेगलेक्ट कर देते हैं, फिर वो ध्यान नहीं आता, फिर कटता भी है मार्क्स। तो चलो अब इसको सॉल्व, सारी बातें लिखते हैं। ये सरफेस ए, ये सरफेस बी, अब अगेन अल्फा बीटा की मदद से आई और आर का एंगल बनाना। तो अल्फा एक्सटीरियर एंगल बनेगा ट्रायंगल ओ सी एन के लिए, है ना, सॉरी ये गामा, तो गामा बन रहा है आपका अल्फा प्लस आई बन रहा है। दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू, जिसको हम आगे चल के यूज करेंगे। इसी तरह से आर के लिए देखो, आर जो बन रहा है वो अगेन गामा का एक्सटर्नल एंगल है, लेकिन ये है बीटा और ये छोटू वाला एंगल, ये आर है सर, ये आर है, देखना ध्यान से, है ना। तो ये बन रहा है आपका फिर से गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, तो यहां से आर बन जाएगा गामा माइनस बीटा। अब आपका काम है अल्फा निकालना, बीटा निकालना और गामा निकालना, यानी कि 10 अल्फा लगाना, यानी कि 10 बीटा लगाना, और यानी कि 10 गामा लगाना। और ऐसे लगाना है कि यू और वी और आर के रिस्पेक्ट में मिले, यू वी और आर के रिस्पेक्ट में मिले। तो 10 अल्फा ट्राइंगल देखो कौन सा लग रहा है, एनएम अपॉन ओ एम, एनएम अपॉन ओ एम, और ओ एम बराबर होगा ओपी के, ओ एम बराबर होगा ओपी के, तो एनएम अपॉन ओपी। 10 बीटा, 10 बीटा लगेगा आपका एनएम आई, एनएम आई ट्राइंगल में, इसमें भी होगा एनएम, आगे चल के एनएम कट जाएगा और इसमें आएगा आपका आई एम, जिसको हम लोग आगे चल के लिखेंगे आईपी। सिमिलरली गामा, अब छोटा ट्राइंगल एनएमसी, एनएमसी, सो एनएम अपॉन सीएम, जिसको आगे चल के लिख देंगे सीपी,
यहां तक सब ठीक। अब लगाएंगे स्नेल्स लॉ, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम। अब लगाएंगे स्नेल्स लॉ। अब लगाएंगे स्नेल्स लॉ। तो μ1 के साथ साइन i, μ2 के साथ साइन r, स्नेल्स लॉ से बना है ये। इसको लिख सकते हैं i और इसको लिख सकते हैं r। i की जगह पर लिखेंगे आपका गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, और r की जगह लिखेंगे गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। अब सारी वैल्यू लगा रखेंगे। नाउ दिस सिंप्लाइज दैट। अब थोड़ा देखो ध्यान से, चलो रख लेते हैं। वैसे एनएम कट जाएगा कॉमन लेके, अगर एक स्टेप गायब करना चाहो तो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि अभी ऑनलाइन पे कुछ लोग देखेंगे तो दिक्कत कर देंगे। गामा, सॉरी गामा लिखना पहले, अल्फा नहीं लिखना है। तो गामा कितना है, एन बाई सी पी, माइनस अल्फा कितना है, एन बाई ओ पी। स्टेप इसलिए नहीं गायब करना पड़ता है कि कुछ ऑनलाइन बच्चे देखते हैं बाद में रिकॉर्डिंग, कुछ समझ नहीं आएगा तो फिर कहेंगे कहाँ से स्टेप कहाँ गया। एन बाई सी पी माइनस बीटा क्या है, एन बाई आई पी, एन बाई आई पी। एन कॉमन लेके काट देंगे तो हमारे पास बचेगा μ1 अपॉन सी पी, μ2 अपॉन ओ पी, μ2 अपॉन, हाँ ये तो μ1 रहेगा, सॉरी इस तरफ μ2 होगा, माइनस μ2 अपॉन आई पी। सी पी वाले एक तरफ कर देता हूँ, है ना, और इसको इधर रहेंगे तो माइनस μ1 अपॉन ओ पी प्लस μ2 अपॉन आई पी। उधर जाएगा सी पी माइनस में हो जाएगा, और एलसीएम सेम है ना, तो सी पी μ2 माइनस μ1। अब ये क्या भाई साहब, ओपी है ना, तो ओपी क्या है, माइनस यू है, ये हो जाएगा माइनस यू प्लस, सभी माइनस में ही है। आईपी भी क्या है, माइनस वी, नहीं, हाँ ये क्योंकि ये था ना बेटा, इस फॉर्मूले के साथ था, ये ऐसे आया है उतरा, देखो समझ गए ना, इसलिए। सो μ2 माइनस μ1, और CP है आपका R, है ना, CP है R माइनस में, ये माइनस माइनस कटेगा और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो μ1 अपॉन यू माइनस μ2 अपॉन वी, और ये फ्लिप हो जाएगा μ1 माइनस μ2 अपॉन R। अगर दोनों रिजल्ट को मिलाओ तो देखो तुम्हें कुछ डिफरेंस मिलेगा, जो पहले डेरिवेशन किया आपने और अब, है ना, क्या क्या मिल रहा है देखो। एक तो ये पोजीशन स्वैप हो गई है, यू वी का पोजीशन पे देखो ध्यान से स्वैप हो गई है, और वो वैल्यू भी स्वैप हो गई है ना। अब चाहोगे तो यहाँ पे μ1 1 रख देना, μ2 को म्यू रख देना केवल, तो क्या देखो ये माइनस जब ऊपर जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ जाएगा, ये सबको इसको माइनस को प्लस कर देगा, इसको माइनस कर देगा, तो माइनस μ2 और प्लस μ1, ठीक है। ये कंप्लीट डेरिवेशन है, लिख लो। तुम्हारी है बायो की क्लास आज? नहीं तो मैं 6 बजे तक रोक लेते हैं। अरे उनको पढ़ाना नहीं होगा। तभी वो जूम नहीं हो रहा ना। लॉजिक देखो, अभी बाहर क्या है, रेयर, अंदर क्या है, डेंसर।
तो जब ये लाइट ऐसे जाएगी तो हल्की सी टूवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल के टूवर्ड हो जाएगी। इसको कई बार प्रैक्टिस करना घर पे, नहीं तो कहीं ना कहीं जरूर स्टेप्स जो है वो गलत हो जाएंगे आपसे पेपर में, इसलिए इसकी प्रैक्टिस आपको हैंड्स ऑन होनी चाहिए कई बार। अब देखो ऐसा मिलता जुलता पेपर में मैंने एक बार कभी ऑप्टिक्स में क्वेश्चन दिया था, कौन कौन से दिए थे मैं बताता हूँ, यही असल और से ही दिया था मैंने। म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर या म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर, इसको एक नाम देते हैं, बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर। सो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, इसको बोलते हैं हम लोग पावर फैक्टर। दूसरा ये कि दूसरा ये क्योंकि फॉर्मूला बनाया गया है क्वेश्चंस करने के लिए, तो देखो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं इसमें। हमारे पास एक फॉर्मूला था ना कि फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ये लिख लिया था आप लोगों ने? लिख लो, बताऊँ मैं। लिख लिया? देखो सर, तो यहाँ से हमने दो फॉर्मूला था कि जब रिफ्रैक्शन हो रहा है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो फॉर्मूला था हमारा म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। जब डेंसर टू रेयर मीडियम निकालना होगा जब भी, तो उस केस में हो जाएगा आपका म्यू वन अपॉन वी, चेंज कर देंगे इसको, ठीक है, अपॉन ये देखो फॉर उसमें दिया हुआ है म्यू टू अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। फॉर योर नॉलेज में देखना सेकंड पॉइंट है। अब इसमें ये कह रहा है कि अगर
μ1 अपॉन μ2 डिवाइड कर दें, है ना, μ1 अपॉन μ2 डिवाइड कर दें और μ1 की वैल्यू रख दें 1 और μ2 की वैल्यू रख दें μ, इस वाले इक्वेशन में। अगर मैं μ1 अपॉन μ2 यानी कि μ2 से डिवाइड कर दूँ, है ना, यही ना, इसको मैं μ2 से डिवाइड कर दूँ, इसको भी और इसको भी, ये तो गया। ये है फॉर योर नॉलेज वाले पार्ट में देखो, यहाँ से एक फॉर्मूला बनाया जा रहा है। तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा 1 अपॉन म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन म्यू और 1 अपॉन यू, और इस तरफ जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर भी μ2 से और यहाँ पर भी μ2 से, ऊपर चला जाएगा ना डिवाइड के केस में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन म्यू माइनस 1 अपॉन आर। अब ध्यान से ये देखने वाली बात है कि ये क्या बन रहा है, म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन म्यू यू इज इक्वल टू μ1 माइनस आर। इसको क्यों हम बना रहे हैं, क्योंकि हमें बनाना है फोकस के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला, कुछ लेंस फॉर्मूला बनाने की कोशिश करना है। फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन एयर द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला 3 इज एप्लीकेबल म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू μ1 माइनस 1 अपॉन आर। क्या चाहिए, नहीं, अब यहाँ से क्या क्या बन सकता है, एज आर इज पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स सरफेस वी विल बी नेगेटिव इफ द वैल्यू ऑफ यू इज लेस देन आर अपॉन म्यू माइनस 1 इन केस इमेज विल फॉर्म इन एयर विल बी वर्चुअल। यार फालतू, ये फॉर्मूला कहाँ से बना, ये बनाना है, एक फॉर्मूला बन रहा है, देखो पावर फैक्टर नहीं, फोकस का F1 का फॉर्मूला है माइनस μ1 आर अपॉन μ2 माइनस μ1, फोकस 2 का फॉर्मूला है μ2 आर अपॉन μ2 माइनस μ1, ये बनाना है फॉर्मूला, ये बना रहा था मैं। हाँ ये बनाना पड़ेगा क्योंकि यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है इसलिए। अले बाला तुम देखो ना, ये लब इधर नहीं दिया है बेटा, इधर तो मैं बना, इधर ये है ना, ये प्रिंसिपल फोकस सेकंड फोकस, इसको बनाया गया है किस तरह से वो देख रहा हूँ मैं, क्योंकि आगे कहीं ज़रूरत पड़ेगी इसको आपको सॉल्व करने में। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, इसको सॉल्व करते तो 1 अपॉन एफ आ जाता, बट ये कहाँ से छूटा है, कहाँ पकड़ा है, इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन देखना पड़ेगा, कहाँ से आया है, ये कैसे आया, कुछ शिफ्टिंग करके कुछ बन रहा है चैतन्य, ये फॉर्मूला कैसे बना है, फोकस का फॉर्मूला। आर होता है आपका F/2 है ना, इसी में कुछ करना है, मैंने वैसे कोशिश की थी। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू एफ होता है, तो कैसे शिफ्ट करेंगे इसको अगर हम रखेंगे अभी तो म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। यहाँ पर 1 आएगा तब जाके 1 अपॉन एफ बनाएंगे, तो कैसे इसको भेजा जाए, कॉमन ले नहीं सकते, कॉमन लेंगे। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं दिया है, बस लिख दिया, कैसे बना है वो देखना पड़ेगा। चलो देख लेंगे इसको, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस पे आते हैं, फिलहाल देखेंगे कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 37 अभी फिलहाल याद रखते हैं इसको कि फोकस है ना, तो नीचे μ2 माइनस μ1, ठीक है, आर, और जब फर्स्ट लिखा होगा तो यहाँ पर होगा μ1, सेकंड के लिए μ2, और फर्स्ट में नेगेटिव साइन, फर्स्ट में
नेगेटिव साइन और सेकंड में पॉजिटिव साइन। ये डेरिवेशन इसी में से हुआ कहीं से, अभी हो नहीं पा रहा चेंज, कोई बात नहीं। क्वेश्चंस करते हैं पहले। एग्जाम्पल नंबर 37, 38। अब आपकी बुक का ऑर्डर मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, कौन सा है ये वाला एग्जाम्पल हो। हाँ ठीक है, 37 है ना, ठीक है। 38, उसके बाद 40, 43, ये एग्जाम्पल हो गया। और इन टेक्स्ट में आ जाओ। इन टेक्स्ट में 7 क्वेश्चन है ना, 4 कर लो। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 एंड 7। 4 इधर से कर लो, 1 2 3 4, 4 इधर से, 8 हो जाएंगे। करो फटाफट, 8 क्वेश्चन हो जाएंगे ना। रिकॉर्डिंग रोक देना जी साहब।